इसी दौरान ट्रैक्टर स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। चंद से देर बाद ट्रैक्टर ट्राली वहां से चली गई और इसके फौरन बाद ही शारिक और कफैल अंदर दाखिल हुए। शारिक को देखकर चौधरी करामत खड़खड़ कांपने लगा। मैंने शारिक को सब कुछ बता दिया है। इरफान ने करामत की बात काटते हुए कहा, उस रात अगर मैं शारिक के हाथ लगने की बजाय खाने चला जाता तो हाजी के साथ तुम भी मारे जाते। मुझे यह शारिक को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, हम तुमसे चंद बातें पूछने के लिए आए हैं और मुझे यकीन है तुम ठीक ठीक जवाब दोगे। इरफान बाबू, तुम जानते हो मेरा बहुत अरसे से हाजी से लेन देन खत्म हो चुका है। मेरा तो उसे मिलना जुलना भी नहीं था। उसका यहाँ आना मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था। अगर मैं उसे मना कर देता तो तुम जानते हो वो मुझे किस तरह नुकसान पहुंचा सकता था। तुमने हाजी से दोस्ती का हक अदा किया है और मैं उसके लिए तुम्हें मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराता। शारिक ने कहा, मैं हाजी को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। इनकार भी सूरत में वो तुम्हें यकीनन बड़ा नुकसान पहुंचाता। बहरहाल लानत भेजो उन पिछली बातों पर। हम तो तुमसे ये मालूम करने आए हैं कि हाजी गया कहाँ है। चौधरी करामत कुछ कहना चाहता था मगर बिल्ले को आते देखकर खामोश हो गया। बिल्ले ने दोनों हाथों में ट्रे उठा रखी थी जिसमें चाय के 4 गिलास थे। उसने एक एक गिलास सबको दिया और दरवाजे में खड़ा हो गया। चल तू बाहर चलकर बैठ, मैं अभी आता हूँ। फिर अमन ने बिल्ले से कहा और इस पे जाने के बाद शारिक की तरफ देखते हुए बोला, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि वो कहाँ गया है। अलबत्ता जाने से पहले उसने टेलीफोन पर बक्सूर से बात की थी और वही आकर उन्हें ले भी गया था। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बता देता। देखो करामत, शारिक उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम आजी के पार्टनर रहे हो और यह भी जानते हो कि आजी ने तुमसे धोखा किया था और तुम्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया था। धोखा और फराड उसकी फितरत में शामिल है। बाजी गुजर के साथ भी उसने यही किया था और फिर मेरे साथ जो कुछ हुआ वो भी तुम जानते हो। उसका दीन ईमान पैसा है, वो किसी का दोस्त नहीं। इरफान की मामूली सी गलती पर इतनी बड़ी सजा, उससे तुम्हें यह भी पता चल गया होगा कि वो किस कदर जालिम और संग दिल है। कल को वो तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ कर सकता है। वो जल्द वो खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, उसके साथ अगरचे मैं भी गुनाहों की इस दलदल में फंसा हुआ हूँ, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि उसे मुकम्मल तौर पर तबाह करके छोड़ दूंगा। हाजी अपनी बर्बादी में दूसरों को भी लपेट रहा है और तुम भी उस लपेट में आ सकते हो। अगर तुम बहुत से दूसरे बेगुनाहों को और अपने आप को बचाना चाहते हो तो हमें बताओ कि वो कहाँ गया है। इस मर्तबा मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मैं सच कहता हूँ शारिक बाबू, मुझे बिल्कुल पता नहीं कि वो कहाँ गया है। चौधरी करामत ने जवाब दिया, ठीक है। शारिक ने कहा, हम उसका ठिकाना तो 1-2 दिन में मालूम कर लेंगे, लेकिन अगर मुझे यह पता चला कि तुम उसके ठिकाने से वाकिफ थे तो यकीन कर लो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वो इसे बचा नहीं सकेगी। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं शारिक बाबू, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। करामत बोला, अगर मुझे पता चल गया तो मैं फौरन तुम्हें इतना दे दूंगा। ठीक है, शारिक ने कहा, मैं दिन में 1-2 मरतबा टेलीफोन पर तुमसे राब्ता रखूंगा। गुफ्तगू के दौरान वो चाय भी पीते रहे। बातें दोस्ताना माहौल में होती नहीं थी। शारिक ने चौधरी करामत को यह बावर करा दिया था कि अगर वो हाजी के बारे में उसे मालूमात फराहम करता रहे तब वो उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। जब वो वहां से रुखसत हुए तो 12 बजने वाले थे। चौधरी करामत भी उनके साथ बाहर आया। इस सड़क की सफ बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। शारिक ने पहले सोचा कि लक्कू डेर और मोहम्मद बूटी से होता हुआ उस सड़क पर सीधा रावी के पुल की तरफ निकल जाए, लेकिन इस तरह बहुत लंबा चक्कर पड़ जाता। उसने तार दरोगा वाला की तरफ मोड़ दी। चौधरी करामत इस वक्त भी दोपहर के सामने खड़ा था। तार सामने से गुजरी तो उसने हाथ हिलाया और अंदर चला गया। शारिक ने तार दरोगा वाला से बालबानपुरा की तरफ मोड़ दी। पाकिस्तान बाजार के करीब पहुंचे तो कुछ आगे सड़क के बीच में पुलिस की एक जीप देखकर शारिक चौंक गया। जीप के पास 4 पुलिस वाले खड़े थे। मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, शारिक बोला। पिछली सीट के नीचे से राइफलें निकालो, जल्दी करो। इरफान और तफैल उस सीट से उठ गए और सीट उठाकर उसके नीचे रखी हुई राइफलें निकाल ली। एक पुलिस वाला कार को रुकने का इशारा कर रहा था। उसके हाथ में कोई कागज भी था। शारिक ने कार की रफ्तार कम कर दी। भाई लोगों के करीब पहुंचते ही रफ्तार बढ़ा दूंगा, तुम लोग हवाई फायरिंग शुरू कर देना। गोली किसी पुलिस वाले को नहीं लगनी चाहिए। पुलिस वालों की तादाद 4 थी। एक जीप के पास खड़ा था, एक सड़क के दरमियान खड़ा कार को रुकने का इशारा कर रहा था और 2 तरह दूर हटकर पोजीशन लिए खड़े थे। शारिक ने कार की रफ्तार कम कर दी। सामने खड़ा पुलिस वाला एक तरफ हट गया। उसने हाथ में पकड़े हुए कागज को देखा, फिर कार की तरफ देखने लगा। दूसरे ही लम्हे वो चीख उठा, यही है वो कार। शारिक ने एकदम रफ्तार बढ़ा दी। कार एक जबरदस्त झटके से उछलकर आगे बढ़ी। उसके साथ ही तफैल और इरफान ने अपनी लाइफ ने खिड़कियों से निकालकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वाले बदहवास होकर एकदम इधर उधर भाग खड़े हुए। इरफान ने खिड़की के बाहर झुककर जीप पर फायरिंग की। जीप का एक टायर धमाके से फट गया। अब अदरचे पुलिस वालों ने भी फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन कार फायरिंग की रेंज से बहुत दूर निकल चुकी थी। वो चाहते जाते शारिक ने कार दाईं तरफ एक तंग सी सड़क पर मोड़ दी। यहाँ सड़क के रूप पर छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी और उनके पीछे गुंजान आबादी थी। शारिक बाबू, गाड़ी उस तरफ क्यों मोड़ दिया? सीधा निकाल ले जाते, तफैल ने कहा। किन्ने देखा नहीं कि पुलिस वाले के हाथ में एक कागज था जिस पर हमारी गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था, और जब हम करीब पहुंचे तो उसने चीख कर कहा था, यही है वो कार। इसका मतलब समझते हो? शारिक ने एक और गली में मोड़ते हुए कहा।
क्या? तफैल ने पूछा। हमारे बारे में मुखबरी की गई थी और तार का नंबर बताकर इतला दी गई थी कि हम इस तरफ से गुजरने वाले हैं। पुलिस की इस पार्टी से तो हम बच निकले, लेकिन आगे बागबान पूरा थाना है। बुद्धि यकीन है कि नहर के पास सड़क ब्लॉक होगी। शार्क बोला। पुलिस को ये इतला किसने दी होगी? तफैल बोला। चौधरी करामत के अलावा कौन हो सकता है? शार्क बोला। बाहर आकर उसने कार का नंबर देख लिया था और हमारे वहां से गुस्से होते ही उसने पुलिस को फोन पर इतला दे दी। उसका ख्याल था कि हम बेखबरी में मारे जाएंगे, लेकिन अब उसे कोई बचा नहीं सकेगा। चौधरी तो वाकई हराम ज्यादा निकला। उसे सलाम मिलनी चाहिए, इरफान ने कहा। कई गलियों में घूमने के बाद शारिब ने कार एक जगह रोक ली। जीटी रोड की तरफ पुलिस के सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थी। शायद मजीद नफरी आ गई थी और उन्हें देरने की कोशिश की जा रही थी। गलियां सुनसान थी। वो दौड़ते हुए गलियों में मुड़ते रहे और बिना उस गली में पहुंच गए जिसकी इख्तिताम पर चौधरी करामत का मकान और मेन रोड की तरफ दुकान थी। वो मकान की दीवार के पास रुक गए। शारिब ने तफैल को इशारा किया। उसने गली के अगले मोड़ पर झांक कर देखा, दुकान बंद थी और वहां कोई नहीं था। उसका इशारा पाकर शारिब इरफान का सहारा लेकर बड़ी आहिस्ती से दीवार चढ़ गया और फिर उसने इरफान को भी ऊपर खींच लिया। दीवार के दूसरी तरफ उतरने में कोई परेशानी नहीं हुई। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और चौधरी करामत टेलीफोन पर किसी से बात कर रहा था। शारिब ने इरफान को इशारा किया। वो दुकान वाले दरवाजे की तरफ चला गया। शारिब दबे कदमों चलता हुआ कमरे के दरवाजे के करीब पहुंच गया और आड़ में खड़े होकर अंदर की आवाज सुनने लगा। चौधरी करामत की आवाज अगर से ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन उसके मुंह से निकला एक एक लफ्ज शारिब की समझ में आ रहा था। वो कह रहा था, जो काम तुम नहीं कर सके वो मैंने कर दिया है। शारिब और इरफान अब तक या तो मारे जा चुके होंगे या पुलिस के घेरे में है और वो बचकर नहीं जा सकेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, और दोस्ती निभाना जानता हूँ। शारिब भी बच्चा है। शारिब ताड़ से निकलकर दरवाजे के सामने आ गया। चौधरी करामत का रुख दूसरी तरफ था। वो कह रहा था, अगर शारिब को पता चल भी गया कि पुलिस को मैंने उसके बारे में इतला दी थी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम कोई फिक्र मत करो। बात करते करते वो मुड़ा तो शारिब को देखकर आवाज उसके हल्क में अटक गई और नसीबन उसके हाथ से छूट गया। उसकी आंखें खौफ और दहशत से फैलती चली गई। वो थर थर कांपने लगा। शारिब उसे पिस्तौल की दद में लेता हुआ कमरे में आ गया और एक हाथ से रस्सी को उठाकर कान से लगाते हुए बहुत पेस में बोला, शारिब को घेरना मारना इतना आसान नहीं पाजी जितना तुम समझ रहे हो। इस बदबख्त करामत को तो मैं भी इसके अंजाम को पहुंचा दूंगा और अब तुम भी अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे किसी ठिकाने के बारे में पुलिस को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब न सिर्फ पुलिस तुम्हारे पीछे लगेगी बल्कि मैं भी तुम्हारा पीछा करूंगा। जितना भाग सकते हो भाग लो। उसने नसीब डाल दी और करामत की तरफ बढ़ा। तुम तो बच्चों की कसम था अगर कह देते कि तुम्हें हाजी के ठिकाने का पता नहीं। तुमने ये कसम शायद इसलिए खाई थी कि तुम्हारी बेबी की कोख से जन्म लेने वाले बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इस बात को तो मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने पुलिस को मेरे बारे में इतला देकर इतनी बड़ी गलती की है जिसे मैं माफ नहीं कर सकता। तुम समझते थे कि पुलिस मुझे आसानी से पकड़ लेगी या गोलियों से ढूंढ डालेगी। तुम नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे माफ कर दो शारिब बाऊ। चौधरी करामत गिड़गिड़ाता हुआ उसके कदमों पर गिर गया। शारिब उसे पैर की ठोकर से दूर गिरा दिया। इसी दौरान इरफान भी आ गया। उसने बिल्ले को गर्दन से पकड़ रखा था। वो भी खौफ से बुरी तरह कांप रहा था। अंदर आकर रोकर उसने बिल्ले को चारपाई पर फेंक दिया। खामोशी से पड़े रहो, वो उड़ाया। अगर तुम्हारे मुंह से आवाज निकली तो गोली से उड़ा दूंगा। जब बाहर बैठा क्या कर रहा था? शारिब ने पूछा। ट्राली के इंतजार में बैठा हुआ था, इरफान ने बताया। 3 बजे एक और ट्राली पट्टे लेकर यहाँ आने वाली है। वो चंद में खामोश हुआ, फिर चौधरी करामत की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें गैरत नहीं आई पुलिस को टेलीफोन करते हुए? क्या तुम समझते थे कि हम मार दिए जाएंगे और तुम्हें आज ही से इनाम मिलेगा? वही से गलती होगी इरफान दाऊ। करामत अब उसके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। उस लड़के का और इसका मुंह बांध दो, वैसे बताता हूँ कि ऐसी गलतियों की सलाह क्या होती है, शारिब ने कहा। इरफान ने बिस्तर की चादर फाड़कर पहले बिल्ले का मुंह और हाथ पैर बांधे और फिर चौधरी करामत के मुंह में कपड़ा ठूंसकर ऊपर पट्टी बांधी और फिर दोनों उस पर गुंसों और ठोकरों की बारिश करने लगे। करामत जमीन पर लोट पोड़ रहा था। अगर उसका मुंह बंद ना होता तो उसकी चीजें आसमान की खबर ला रही होती। इरफान ने जेब से चाकू निकाल लिया और बड़ी फ्लूती का मुजाहरा करते हुए उसकी नाक काट डाली। खून का फुआरा बह निकला। वो बुरी तरह जमीन पर लौटने लगा। मैं तुम्हारे जिस्म का एक ही हिस्सा अलग कर दूंगा, इरफान गुर्राया। तुम जानते हो मेरे साथ क्या हुआ है? मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। 1 मिनट इरफान, शारिब बोला। पहले इसे मालूम कर लो कि आज इस वक्त कहाँ है। मुंह खोल इसका। अगर तुम्हारे मुंह से आवाज दिख रही तो टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे, इरफान कहते हुए उसके मुंह पर बदी हुई पट्टी खोलने लगा। फिर मुंह में ढूंसा हुआ कपड़ा भी निकाल दिया। नाक कट जाने से उसकी शक्ल ही बदल गई थी। सारा चेहरा खून आलूद था। गर्दन पर भी खून बह रहा था और फर्श पर भी खून के छींटे पड़े हुए थे। बताओ हाजी कहाँ है? शारिब ने पूछा। वो समनाबाद में है, करामत ने जवाब दिया। उसके मुंह से निकलने वाली आवाज में अजीब सी खड़खड़ाहट थी। मलिक सुल्तान की कोठी दाला के सामने है।
तुम तो मलिक सुल्तान को जानते हो। उसने खामोश होकर इरफान की तरफ देखा। बस ठीक है, इरफान ने कहा और उसका मुंह दोबारा बांध दिया। चारपाई पर पड़ा हुआ बिल्ला खौफ से थरथर कांप रहा था और जब इरफान ने करामत पर चाकू से वार किया तो बिल्ले ने जुरी ली और आंखें बंद कर ली। वो बेहोश हो गया था। इरफान कुछ देर खरामता रहा, फिर वो बदतदरीज अपने आवाज में आता चला गया। उसने चाकू फेंक दिया और अपने हाथों को देखने लगा। ये तबड़े ले जाओ। शारिन ने खूंटी पर टंगे हुए चौधरी करामत के कपड़ों की तरफ इशारा किया। मुंह हाथ धो लो और कपड़े बदल लो, हमें अब यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। पुलिस के सायरन की आवाजें कुर्बो जवार में सुनाई दे रही हैं। इरफान ने एक बार फिर अपने खून आलूद हाथों और कपड़ों की तरफ देखा। उसने बिस्तर की चादर से अपने हाथ साफ किए और खूंटी पर लटके हुए कपड़े उतार कर बाहर चला गया। शारिक चौधरी करामत की लाश को देखते हुए इरफान के बारे में सोच रहा था। कितना संग दिल और सफाक इंसान है ये। इसने फारूक की बीबी रोना को भी इसी तरह कत्ल किया होगा। पुलिस सायरन की आवाजें अब चारों तरफ से सुनाई दे रही थी। शाहरुख को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इस पूरे इलाके को घेरे में लेने की कोशिश की जा रही थी। इसकी गाड़ी पुलिस की नजरों में आ गई होगी। अब पुलिस की तवज्जो इसी इलाके पर होगी। शाहरुख का ख्याल दुरुस्त निकला। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई उस गली में से भी गुजरी। उसके थोड़ी देर बाद तफैल अंदर आ गया। वो दुकान के बाहर पट्टू के डक्कू में छुपा हुआ था। शाहरुख बाबू वो जमीन पर पड़ी हुई करामत की लाश की तरफ देखते हुए बोला, पुलिस इस इलाके को घेरे में ले रही है, हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। घबराओ नहीं, पुलिस गलों की तलाशी नहीं लेगी। हम इस मकान के अंदर बिल्कुल महफूज हैं, बशर्ते कि आगे बोल शारक बाबू। तफैल बोला, बशर्ते कि आज ही पुलिस को यहाँ हमारी मौजूदगी थी इतला ना दे दे। शारक ने कहा, उस जैसे टमीने आदमी से कुछ बैद नहीं। तफैल बोला। इरफान भी दूसरे कमरे से आ गया था। उसने मुंह हाथ धोकर करामत के कपड़े पहन लिए। थोड़ी देर बाद एक ट्रैक्टर की आवाज सुनकर वो तीनों चौंक गए। शारिक ने घड़ी देखी, 2:30 बजे थे। ट्रैक्टर दुकान के सामने सड़क पर रुक गया। तफैल ने शारिक और इरफान की तरफ देखा और फौरन बाहर निकल गया। वो पट्टू से लदी हुई ट्राली थी और 2 आदमी थे। एक ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था और दूसरा पट्टू के गट्ठू के ऊपर। बेट्टू पर बैठे हुए आदमी ने एक गट्ठा नीचे लुढ़का लिया था। ओ भाई, पट्टे उतारने से पहले चौधरी से बात कर लो। ये ट्राली तो उसने पहले ही उतरवाई गया। तफैल ने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए था। हमें भी तो उसने कल से कहा हुआ था। ऊपर वाला आदमी नीचे उतरते हुए बोला, अगर उसे ये ट्राली नहीं चाहिए तो हम बागबानपुरा चला जाते हैं। अंदर आकर यार चौधरी से बात तो कर लो, तफैल ने कहा। वो दोनों ट्राली से उतर आए। दुकान के पीछे दरवाजे से निकलकर सेहन में पहुंचे। तफैल ने बड़ी खुंटी से दीवार के साथ खड़ी हुई राइफल उठाई और भेड़िए की तरह घुराया। दोनों खामोशी से दाईं तरफ वाले कमरे में चलो। अगर कोई हरकत की या आवाज निकाली तो गोली उसे भून डालूंगा। वो दोनों उछल पड़े, लेकिन जाहिर उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकती थी। तफैल उन्हें दाईं तरफ वाले कमरे में ले आया जहां शारिक और इरफान मौजूद थे। उन्होंने उन दोनों को बांधकर जमीन पर डाल दिया और मुंह में कपड़े ठोंस दिए। वो तीनों दुकान के रास्ते बाहर आ गए और ठीक उसी वक्त पुलिस की एक जीप सड़क पर से गुजरी। वो बड़ी फुंती से गट्टू की आड़ में हो गए। जीप क्या दूर जा चुकी थी। वो तीनों बाहर आ गए। तफैल ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वो दोनों ट्राली पर चढ़कर लेट गए। अपनी राइक ने उन्होंने पट्टू के नीचे छुपा दी थी। तफैल ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और उसे दारोगा वाले की तरफ मोड़ दिया। दारोगा वाला मोड़ पर ही पुलिस पार्टी ने उन्हें रोक लिया। क्या बात है साहब बहादुर, आज बड़ी पुलिस फिर रही है। तफैल ने हेड कांस्टेबल की तरफ देखते हुए था। उधर तुमने मशकूक आदमियों को तो नहीं देखा? हेड कांस्टेबल ने पूछा। नहीं साहब बहादुर, तफैल ने जवाब दिया। रास्ते में पुलिस के अलावा हमें कोई मशकूक आदमी नहीं मिला। या फिर हम तीनों भाई हैं, एक मैं हूँ, 2 ऊपर सोए हुए हैं। और चल निकल यहाँ से जल्दी कर। हेड कांस्टेबल उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। तफैल ने ट्रैक्टर जीटी रोड पर मोड़ दिया। उस वक्त जल्लू की तरफ से भी एक ट्राली आ रही थी। उस वक्त दूसरी तरफ से भी एक ट्राली आ रही थी, लेकिन उसे रोका नहीं दिया। पुलिस की गाड़ियां भी चारों तरफ घूम रही थी। एक नहर के पुल पर तो पुलिस की बड़ी नफरी मौजूद थी। सड़क पर आम ट्रैफिक तो था नहीं। गांव देहातों की तरफ से आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियां और रेड़े वगैरह ही थे, जिन पर पट्टे सब्जियां और दूध के बर्तन लदे हुए थे। पुलिस वाले रोकते, सरसरी से 1-2 सवाल करते और फिर जाने देते। कुंपरों की ट्रैक्टर ट्राली को भी रोका गया। एक सब इंस्पेक्टर बड़े उगड़े लहजे में तफैल से सवालात करने लगा। यह हमारा रोज का काम है जी, तफैल ने जवाब दिया। हर रात इसी वक्त कभी सब्जियां और कभी पट्टे लेकर मंडी जाते हैं। हमारा इस वक्त निकलना कोई नई बात तो नहीं है। तुम्हारे साथ और कौन है और ये ऊपर कौन लेटा हुआ है? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरे भाई हैं साहब जी, तफैल ने जवाब दिया। मंडी पहुंचने तक थोड़ी सी नींद पूरी कर लेंगे। आप चाहें तो ऊपर चढ़कर उनको भी देख लें। अच्छा चलो जाओ, सब इंस्पेक्टर ने कहा। बात क्या है साहब जी, किसकी तलाश है आप लोगों को? पूरे इलाके में पुलिस फैली हुई है, तफैल ने पूछा। शारिक उसके साथ इस इलाके में मौजूद हैं। पुलिस पार्टी को धोखा देकर निकल तो गए हैं, मगर हैं इसी इलाके में। उनकी गाड़ी पकड़ी गई है। वो लोग बचकर नहीं जा सकते। पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है हमने। ये शारिक कौन है साहब बहादुर? तफैल ने पूछा। ये शारिक कौन है साहब बहादुर? तफैल ने पूछा। तुम नहीं जानते उसे? बहुत खतरनाक मुजरिम है। अब तुम जाओ यहाँ से, सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया और पीछे खड़ी हुई दूसरी ट्राली की तरफ मुतवज्जो हो गया, जिस पर गन्ने लदे हुए थे।
तफैल ने ट्रैक्टर को बियर में डाल दिया और इस तरह वो पुलिस की हुजूम में से बड़े आराम से निकल आए। पुलिस की गर्मियां नहर के साथ बागबान पूरे थाने तक ही महदूद थी। शालामार बाग से आगे कोई गैर मामूली बात देखने में नहीं आ रही थी। मुगलपुरा वाले मोड़ से जरा आगे सड़क के साथ खुली जगह पर सब्जी मंडी लगना शुरू हो गई थी। तकतफरल ने ट्रैक्टर सड़क के किनारे पर रोक लिया। ट्राली पर गट्टू के ऊपर बैठी हुई शारिक और इरफान भी उठकर बैठ गए थे और उन्होंने पट्टों के नीचे छुपाई हुई राइफलें भी निकाल ली थी। तफैल ट्रैक्टर से नीचे उतर आया। 4 मिनट बाद पाकिस्तान बाजार की तरफ से एक कार आती हुई दिखाई दी। उसमें सिर्फ एक ही आदमी था। कार जैसे ही सड़क पर पहुंची, तफैल ने सड़क के बीच में आकर हाथ के इशारे से उसे रोक लिया और झुककर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी से बात करने लगा। इसी दौरान शारिक और इरफान भी ट्राली से उतर आए। इंजन चलता छोड़ दो और कार से उतर आओ, शारिक ने ड्राइवर को पिस्तौल दिखाते हुए कहा। ड्राइवर का चेहरा धुआं हो गया। उसने तफैल और इरफान के पास राइफलें देख ली थी। वो खौफ से थर थर कांपने लगा और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। वो उस तरफ कब्रें देख रही हो? शारिक ने एक तरफ इशारा किया। सड़क से काफी हटकर एक कब्रिस्तान था जिसके सामने कुछ हिस्से पर चंद दुकानें बनी हुई थी जो इस वक्त बंद थी। खामोशी से उस कब्रिस्तान की तरफ चले जाओ। अगर शोर मचाने की कोशिश की तो लातादाद गोलियां तुम्हारे जिस्म में महबूस हो जाएंगी। वो शख्स दरकराता हुआ कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। उसे देखकर लगता था कि वो किसी वक्त गिर पड़ेगा। शारिक कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फिर तफैल और इरफान के बैठते ही उसने कार को गियर में डालकर यू टर्न लिया और उनसे तेजी से जीटी रोड पर दौड़ाने लगा। कार का मालिक सड़क पर आकर शोर मचाने लगा मगर कार बहुत दूर निकल चुकी थी। शारिक बाऊ, इरफान कह रहा था, तुम्हें याद है मेरी और तुम्हारी पहली मुलाकात हाजी की दारोगा वाला कोठी में हुई थी? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है और यह भी याद है माजा गुजर मुझे वहां लेकर गया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इरफान बोला। और जब तुमने हाजी के खिलाफ उस कोठी पर हल्ला बोला था तो हाजी वहां से भाग गया था। तुम उस कोठी के बारे में कुछ और भी जानते हो? वो कोठी तो अरसे से खाली पड़ी है, उसमें क्या खास बात हो सकती है? शारिक बोला। उन्हीं दिनों तुमने कसून के इलाके में हाजी का सोना पकड़ा था, इरफान ने कहा। उससे दुगनी मिकदार में सोना उस कोठी में मौजूद था। वो तो उसने वहां से निकाल दिया होगा, शारिक ने कहा। नहीं, वो सोना अब भी उसी कोठी के तहखाने में मौजूद है, इरफान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो तो उसने वहां से निकाल दिया होगा, शारिक ने कहा। नहीं, वो सोना अब भी उसी कोठी के तहखाने में मौजूद है, इरफान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस बात को तो अरसा बीत गया है, हाजी ने वो सोना वहां से निकाल दिया होगा, शारिक ने कहा। नहीं शारिक बाबू, वो सोना अब भी वहां मौजूद है, इरफान ने जवाब दिया। अगर सोना वो वहां से निकाला गया होता तो मुझे इल्म होता। वो सोना अब भी वहां मौजूद है। तो फिर किसी दिन फौज आए हमला उस कोठी पर? किसी और दिन क्यों, आज ही क्यों नहीं, इरफान ने कहा। वहां सिर्फ एक आदमी है, कोठी का चौकीदार, उसे काबू करना मुश्किल नहीं होगा। हाजी तो वैसे भी समनाबाद में सुल्तान वाली कोठी में छुपा बैठा है, वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर ठीक है, तैयारी पकड़ो, शारिक कहते हुए उठ गया। उस वक्त रात के 8 ही बजे थे। शारिक, तफैल और इरफान के साथ समीना भी जाने को तैयार हो गई। 8:30 बजे को चारों अपने मकान से निकल रहे थे। उनके पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी। उस वक्त छीनी हुई गाड़ी उन्होंने एक सड़क पर छोड़ दी थी और ये उसके चौथे दिन की बात थी। तेजाब आते थे जो पर उन्हें टैक्सी मिली और वो दारोगा वाले की तरफ रवाना हो गए। हाजी की कोठी से चंद गज दूर उन्होंने टैक्सी छोड़ी। वो चारों पैदल चलते हुए कोठी के सामने पहुंच गए। इशारे वगैरह तो कोठी के सामने दरख्तों की आड़ में खड़े हो गए। उस समीना ने आगे बढ़कर ताल बैल बजा दी। दरवाजा तीसरी मरतबा बैल बजाने के बाद ही खुला। वो घुटे हुए जिस्म का तनोमन आदमी था। उम्र 40 के लगभग रही होगी। समीना ने उसकी कमीज के नीचे पिस्तौल की मौजूदगी का अंदाजा लगा दिया था। कि समीना है बीबी? उसने सवालिया निगाहों से समीना की तरफ देखा। ये अकबर साहब की कुटी है ना? मुझे अंदर आने के लिए रास्ता तो दो, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा और बड़ी आहिस्तगी से उस आदमी को हटाते हुए अंदर दाखिल हो गई। बीबी, आप गलत जगह पर आ गई हैं। ये कुटी अकबर साहब की नहीं है, चौकीदार ने समीना को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मगर वो 2 कदम मजीद आगे आ गई। ओह, अब मुझे याद आ गया, समीना इधर उधर देखते हुए बोली। ये कोठी हाजी अब्दुल्ला की है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही है। आप ठीक समझी, मगर आप? चौकीदार कहते कहते खामोश होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। पहले तो पहले अंदर दाखिल हुआ, फिर इशारे को रासर में इरफान को अंदर दाखिल होते देखकर उसकी आंखों में खौफ सा उभर आया। तो तुम लोग कौन हो भाई? इस तरह अंदर क्यों घुस रहे हो? वाह शेर मोहम्मद वाह, इरफान मुस्कुराते हुए बोला। वो ये पहचानने से ही इनकार कर दिया। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? चौकीदार शेर मोहम्मद ने कहा, हाजी साहब ने तुम्हारे बारे में सबको इतला दे दिया है। तुमने 3 दिन पहले एक बंदा भी मारा था। पुलिस तुम्हारी तलाश में है और अगर हाजी को पता चल गया कि तुम यहाँ आए हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे पता कैसे चलेगा? इरफान ने कहते हुए जेब से पिस्तौल निकाल लिया। शेर मोहम्मद का चेहरा धुआं हो गया। वो मुड़कर बरामदे की तरफ देखने लगा जहां बांध की चारपाई पर उसकी 2 नाली बंदूक रखी हुई थी। अब खामोशी से अंदर चलो वरना गोली मार दूंगा, इरफान गुराया। तुम गलत कर रहे हो इरफान बाबू, अगर हाजी को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, शेर मोहम्मद ने कहा। अंदर चलो, इरफान ने उसके कूनों पर लात रसीद का पी। चलता हूँ, शेर मोहम्मद लड़खड़ाकर आगे बढ़ गया। इरफान से 2 कदम पीछे था।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।